आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1943 को बनी थी आजाद हिंद गवर्नमेंट, जिसकी आर्मी को नाम दिया गया था आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में आजाद हिंद फौज जापान ऑक्यूपाइड सिंगापुर में एज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट बनकर सामने आई, बट इट वाज लार्जली सपोर्टेड बाय इंपीरियल जापान। इंटरेस्टिंग, राइट? सो ऐसी ही कुछ बातें जानेंगे आज के एपिसोड में, और साथ में ही आजाद हिंद की पूरी स्टोरी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस एंड हाउ इम्पैक्टफुल बोस वाज इन हिज प्राइम। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वेलकम टू 3D मीडिया। कहानी की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 से, जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था। उस टाइम साउथ एशिया कंट्रीज में ब्रिटिश कॉलोनीज थी। वर्ल्ड वॉर 2 में आमने सामने होने की वजह से ब्रिटेन को अपनी साउथ एशियन कॉलोनीज को जापानीज अटैक से बचाना था, तो ब्रिटेन ने 70,000 ट्रूप्स इंडिया से इन कॉलोनी में भेज दिए। 2 दिन बाद ऑन 3 सितंबर लॉर्ड लिलिथगो ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया विल सपोर्ट ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर 2। जिस बात से नाराज होकर कांग्रेस के लीडर्स ने प्रोविजनल गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के लीडर्स के सामने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात रखी। बट एज यूजुअल क्या हुआ, गांधी जी नहीं माने और सुभाष चंद्र बोस को बंगाल में मास प्रोटेस्ट का आइडिया आया, वो बंगाल चले गए। बोस बंगाल जाकर होलवेल मॉन्यूमेंट को हटाने के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। होलवेल मॉन्यूमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट का इमोशनल कनेक्शन था, क्योंकि होलवेल मॉन्यूमेंट में रहने वाले लोग ब्लैक होल इंसिडेंट के सर्वाइवर थे। ब्लैक होल इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सो बोस के प्रोटेस्ट से परेशान होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोस को उठाकर जेल में डाल दिया, जहां उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसका डर ब्रिटिश गवर्नमेंट को था कि बोस भूख हड़ताल करने से शहीद कहलाएंगे। तो इस बार गवर्नमेंट ने बोस को उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट कर दिया और घर के हर तरफ सर्वेलेंस रखी गई। बट सुभाष चंद्र बोस वॉज ग्रेट इन हिज ओन वे। उन्होंने कुछ दिन तक अपनी दाढ़ी बढ़ाई और 17 जनवरी 1941 को अपने ही घर से पठान के बेस में अंडर सिविलियंस के होते हुए भी भाग निकले, जो कि एक बहुत बड़ा वार था ब्रिटिश गवर्नमेंट पर। बोस कलकत्ता से निकलकर पेशावर पहुंचे और फिर नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस से होते हुए अफगानिस्तान और वहां से सोवियत रशिया, फिर वहां से इटली और फिर फाइनली जर्मनी पहुंचे, क्योंकि बोस का मिशन था ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालना किसी भी कीमत पर। उसके लिए उन्हें ब्रिटिश आर्मी को कमज़ोर करना था। जर्मनी में उस टाइम बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे, जो कि एक्चुअली में इंडियन ट्रूप्स के जवान थे, जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के चलते नॉर्थ अफ्रीका में डिप्लॉय करा गया था। बट जर्मनी ने इन सभी को POW कैंप्स में बंदी बना लिया था। बोस ने इन सभी जवानों को इकट्ठा किया, जिसमें अप्रोक्स 4500 सोल्जर थे, जिस यूनिट को नाम दिया गया फ्री इंडियन लेजेंड। ये सब बोस ने जर्मन अथॉरिटी की हेल्प से किया था, ताकि इंडियन आर्मी ब्रिटिश आर्मी से लड़ सके। बट बोस की जर्नी कभी भी इजी नहीं रही। बोस को कुछ बातों से रियलाइज होने लगा कि जर्मनी का भरोसा नहीं किया जा सकता इतने बड़े मिशन को लेकर। पहला रीजन खुद हिटलर था। बोस को लगा कि इंडिया की हेल्प करके कहीं हिटलर ही ना देश पर कब्जा कर ले, क्योंकि जर्मन्स वर क्वाइट स्ट्रॉन्गर देन ब्रिटिशर्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्मी, और हिटलर रशिया को इन्वेड करना चाहता था, जो कि ब्रिटेन और यूएस का एलाई था वर्ल्ड वॉर 2 में। बोस ने इस चीज का विरोध किया, क्योंकि रशिया के लिए इंडियंस में हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। अगर हिटलर रशिया को इन्वेड करता तो देशवासी हिटलर को दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन समझते, और बोस के मिशन एंड इमेज पर भी काफी सवाल उठते। इवन इन द मीटिंग ऑफ बोस एंड हिटलर इन 1942, वहाँ भी बोस और हिटलर के बीच ऐसा कुछ हुआ कि बोस को हिटलर की इंटेंशंस पर काफी शक हुआ और पूरा विश्वास ही हिटलर और जर्मनी पर से उठ गया। सो बोस को लगा क्यों ना जापानीज लोगों से बात की जाए। फिर क्या था, बोस अपने ही स्टाइल में 1943 की रात को सबमरीन के थ्रू जापान के लिए निकल पड़े। जब नेताजी अपनी जर्नी पर थे, तब तक आपको बताते हैं मोहन सिंह के बारे में, क्योंकि मोहन सिंह भी आज़ाद फौज के लिए उतना ही बड़ा नाम था जितना कि नेताजी। मोहन सिंह की स्टोरी 1939 से शुरू होती है, जहां हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश कॉलोनीज को बचाने के लिए 70,000 ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए थे। उनमें से ही एक थे मोहन सिंह, जो मलाया आर्मी के लीडर थे। बट जापानीज वर स्ट्रॉन्ग इन द बैटल, और जापान ने ब्रिटिश कॉलोनीज को सीज कर लिया था। बैटल के सोल्जर्स को POW कैंप्स में डाल दिया। उन्हीं में थे मोहन सिंह, जिनको अप्रोच किया रास बिहारी बोस ने, जो सिंगापुर में कोशिश कर रहे थे कि सभी इंडियन सोल्जर्स से एक आर्मी बनाएं जो ब्रिटिश आर्मी से लड़ सके। जापानीज वर सपोर्टिंग इंडिया, क्योंकि जापान तो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के अगेंस्ट ही था, तो इसमें जापान का भी फायदा था। रेश बिहारी बोस को जरूरत थी एक लीडर की, जो इस आर्मी को लीड कर सके। तब उनको मोहन सिंह मिले। तब मोहन सिंह ने सभी POW कैंप से सोल्जर्स इकट्ठा किए। मलेशिया से 4,000, सिंगापुर से 40,000
और बाकी कंट्रीज से भी कुछ सोल्जर्स को गैदर किया और INA फॉर्म की और खुद मोहन सिंह इस आर्मी के लीडर बने। मोहन सिंह को सेम फीलिंग आ रही थी जापानीज के लिए जो बोस को आ रही थी हिटलर के लिए। इन सब के बीच मोहन सिंह और जापानीज के बीच में कहासुनी हो गई, जिसकी वजह से जापानीज ने उन्हें जेल में डाल दिया और फॉर्म्ड INA सोल्जर्स को वापस POW कैंप्स में। जैसे ही बोस 1943 में जापान पहुंचे, INA को फॉर्म करने का आइडिया दोबारा जोर शोर से चालू हो गया। इसी साल सिंगापुर में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का कंट्रोल बोस को सौंप दिया। बट इस बार नेताजी ने अपने एफर्ट से INA दोबारा फॉर्म कर दी। नेताजी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि जब पता चला कि INA को दोबारा सुभाष चंद्र बोस लीड करेंगे तो सोल्जर्स का मैसिव सपोर्ट मिला और तो और लोकल सिविलियंस भी इस बार INA में भर्ती हो गए और फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया एंड INA दोबारा बनकर तैयार हो गई। बोस ने INA में सेपरेट वुमेन आर्मी बनाई जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। ये वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट स्क्वाड थी। आफ्टर फॉर्मिंग एन एक्सीलेंट आर्मी, बोस ने इस आर्मी को एक स्लोगन दिया, बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ लड़ने वाली आर्मी नहीं बनाई थी बल्कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी जिसका नाम दिया गया था आजाद हिंद गवर्नमेंट और इसी गवर्नमेंट की आर्मी थी आजाद हिंद फौज या फिर INA। आजाद हिंद गवर्नमेंट की अपनी खुद की करेंसी थी, अपने खुद के पोस्टेज स्टैंप थे, अपना खुद का लॉ एंड ऑर्डर था। Azad Hind Fauj was established with the financial, military and political support of Japan। तो मतलब कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी तो इस आर्मी की जापान पर थी ही एंड जापान ब्रिटेन, USA एंड रशिया के अगेंस्ट था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो आज़ाद हिंद को एक सोवियती लोकेशन देने के लिए सोल्यूशन निकाला क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी ब्रिटिश की गुलामी में था। 1943 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम बदलकर शहीद एंड स्वराज रख दिया गया, जिसको जापान पहले से ही ऑक्यूपाई कर चुका था, लेकिन बाद में इसकी अथॉरिटी जापान ने आजाद हिंद फौज को दे दी। नाउ इन अप्रैल 1944 इंपीरियल जापानीज आर्मी के साथ मिलकर INA ने इंडियन सॉइल पर अपनी पहली जीत दर्ज की। ये जीत मिली थी नागालैंड एंड मणिपुर में। मणिपुर के मोइरांग में आजाद हिंद फौज ने पहली बार इंडियन फ्लैग लहराया। एवरी गुड स्टोरी हैज सम टेरिबल एंडिंग्स और ऐसा ही हुआ आजाद हिंद फौज के साथ। लॉजिस्टिक्स की कमी के कारण एम्यूनिशन एंड फूड की काफ़ी शॉर्टेज हो गई। काफ़ी सोल्जर्स एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से बीमार पड़ गए और इसका फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश आर्मी ने जापानीज और इंडियन आर्मी के कैंप्स पर एयर रेड कर दी और जापान एंड इंडिया को रिट्रीट करना पड़ा। सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ विद द अलाइड पावर ऑफ ब्रिटेन, USA एंड रशिया। जापान और आजाद हिंद फौज बर्मा कैंपेन और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों ही हार चुके थे। अप्रोक्स 16,000 सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया था। पर उसी के साथ एक महीने पहले अगस्त 1945 को खबर आई थी कि नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए।